हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म के बारे में। तो फ्लूवियल लैंडफॉर्म को देखने से पहले इससे पहले मेरे इस चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। उस वीडियो को आपको जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि उसी से ही लिंक है ये वाला वीडियो। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस में मैंने आपको दो टाइप के फोर्सेस बताए थे कि एक्सोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो अर्थ के अंदर से कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, पृथ्वी पर लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे आपके माउंटेन का निर्माण जो होता है वो आपका एंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा होता है। ठीक है। इसके बाद मैंने बात की थी एक्सोजेनिक फोर्सेस, और एक्सोजेनिक फोर्सेस के तीन काम मैंने आपको बताए थे, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है। तो ये जो आपके होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस में इरोजन का मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, उसकी काट छाट करेगा। जो भी आपका लैंडफॉर्म डेवलप हुआ है एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, उसकी तोड़फोड़ कौन से फोर्स करते हैं, वो एक्सोजेनिक फोर्स करते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्स में आपका वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा उसी के अंदर आ जाता है। अब देखो, अब यहां पे हम बात करेंगे भाई फ्लूवियल लैंडफॉर्म। अब देखो फ्लूवियल लैंडफॉर्म क्या होते हैं। आप जैसे मान लीजिए माउंटेन बन गया, माउंटेन बनने के बाद में आपको पता होगा कि उस पर कई सारे जो है उसका जो इरोजन है या वेदरिंग है वो आपके कई सारे कारकों के द्वारा होगी, कई सारे फैक्टर्स के द्वारा होगी। उसमें आपकी रेन भी हो जाएगी, उसमें आपका वाटर भी हो जाएगा, उसमें आपके एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हो जाएंगे, उसमें आपके ह्यूमन फैक्टर्स भी हो जाएंगे। तो कई सारे फैक्टर्स उस पर अब उसको काटने छाटने के लिए काम करेंगे, उसको इरोड करने का काम करेंगे। उन्हीं को हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब इसमें उन्हीं एक्सोजेनिक फोर्सेस में एक फोर्स होता है वाटर का, और वाटर से ही क्या बनती है, रिवर बनती है। तो यहां पर रिवर जो है कह सकते हो कि माउंटेन को इरोड करने का या वेदरिंग करने का काम करती है रिवर। तो रिवर क्या करती है, जब इरोड करती है, जब इरोजन होता है तो वो कई सारे लैंडफॉर्म बनाती है, कई सारे फीचर्स डेवलप करती है। जैसे आपका वी आकार की घाटी हो गई, कैनियन हो गई, गॉर्जेस हो गई। ठीक है। और हम कह सकते हैं आगे आपका रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स हो गए। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा बनाई जाती है, ये आपके रिवर्स के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। तो रिवर अपने काट छाट के कई सारी शेप बनाती है। तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है और उन्हीं से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए रिवर एक फ्लो का काम करती है, फ्लो होती है। तो रिवर के आपके तीन काम तो मेनली होंगे। पहला क्या होगा, सबसे पहली स्टेज में वो क्या करेगी, इरोजन करेगी। फिर सेकंड स्टेज में क्या करेगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगी। जितना भी मटेरियल इरोड किया है, वेदरिंग हुई जितनी मटेरियल की, उसको ट्रांसपोर्टेशन करेगी, उसको साथ लेके जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब उसका ढाल बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, यानी थर्ड स्टेज में वो जाकर के जितना भी डेब्री होगा, जितना भी मलबा होगा, वो जाकर के डिपोजिशन कर देगी, यानी जमा जमा कर देगी एक जगह पे जाकर के। तो तीन काम यहां पर हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे इरोजन, दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा हम पढ़ेंगे डिपोजिशन। ठीक है। तो मेनली जो आकृतियों का निर्माण होता है वो केवल दो कारकों के द्वारा होता है। पहला आपका इरोजन के द्वारा, और दूसरा आपका डिपोजिशन के द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन में आकृतियों का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से केवल डेब्री को फ्लो किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। समझेंगे। और इन्हीं आकृतियों से आपके प्रश्न पूछ लेते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम में, या कोई भी एग्जाम हो आपका जो पीजीटी से रिलेटेड हो, मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, वो उसमें आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म के बारे में। इसके बाद आपका ग्लेशियर के द्वारा लैंडफॉर्म जो बनते हैं, मरीन वाटर के द्वारा लैंडफॉर्म जो बनते हैं, और एरिड लैंडफॉर्म जो यानी आपके विंड के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं। तो इन्हीं सभी लैंडफॉर्म को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ्लूवियल लैंडफॉर्म आर दोज जनरेटेड बाय रनिंग वाटर। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स वो लैंडफॉर्म्स होते हैं जो जिनका निर्माण जो होता है वो रनिंग वाटर के द्वारा होता है। और रनिंग वाटर का मतलब क्या हो गया, मेनली रिवर्स के द्वारा होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो रिवर इरोजन करेगी, तो उन इरोजन जो इरोजन करेगी किसी भी माउंटेन का, वो कितने टाइप से करती है, कौन कौन से तरीके होते हैं इरोजन करने के। तो पहला जो तरीका है वो है हाइड्रोलिक एक्शन। ठीक है। हाइड्रोलिक एक्शन एक तरीका होता है। ठीक है। एक टाइप होता है इरोजन करने का। अब देखो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके इससे भी आपके प्रश्न बन जाते हैं कि इरोजन
जो है मटेरियल का किन तरीकों से वो करती है। तो पहला जो तरीका है वो है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है? हाइड्रोलिक एक्शन जैसे मान लो कि हाइड्रोलिक का मतलब वाटर, वाटर के साथ में जो फोर्स लगता है, वाटर के चलने से जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। यानी फोर्स प्रोड्यूस बाय द वाटर बाय द स्पीड ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिक फोर्स। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे दिस इज द मैकेनिकल लूजनिंग दैट स्वीप्स अवे द मटेरियल बाय द शियर फोर्स और रिवर वाटर इटसेल्फ, नो लोड और मटेरियल इज इन्वॉल्व इन दिस फोर्स। मतलब इसमें होता क्या है कि जो अब जैसे मान लीजिए वाटर जा रहा है, वाटर जा करके किसी भी माउंटेन पे अगर गिर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके फोर्स से वो माउंटेन क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, उसका इरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला जो फोर्स होता है वो है आपका हाइड्रोलिक एक्शन। अगला है कोरोजन और सॉल्यूशन। तो कोई ये क्या होता है? कोरोजन का मतलब आपको पता ही होगा कि मतलब होता है जंग लगना। अब देखो ये क्या है, एक केमिकल एक्शन होता है। ये क्या है? केमिकल एक्शन होता है। ये क्या करता है, एक सोल्यूशन बना लेता है। ठीक है, इसमें जो एक सॉल्यूशन बना लेता है, जो भी रॉक्स होगी उसके साथ में सॉल्यूशन बना लेगा, और सॉल्यूशन बनाने के साथ में वो रॉक जो होती है वो ढीली पड़ जाती है, और ढीली पड़ने के साथ में वो टूट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है, दिस इज द केमिकल और सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोल्यूबल ऑन पार्टली सोल्यूबल रॉक्स व्हाइल कमिंग इन कांटेक्ट विद देम। ठीक है, जो पार्टली सॉल्युबल रॉक्स होती है, कुछ रॉक्स ऐसी भी होती हैं जो वाटर में सॉलिड हो जाती, सॉल्युबल होती हैं, तो जैसे ही वाटर कांटेक्ट में आती हैं तो वो सॉलिड मतलब वो घुल जाती हैं, घुल करके वो टूट जाती हैं। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये होता है इरोजन करने का, एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब क्या है? एट्रिशन का मतलब होता है जब दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब रिवर फ्लो होगी, तो रिवर जब फ्लो होती है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड जब ज्यादा होती है तो होता क्या है, दो जो पत्थर हैं जब वो आपस में टकरा करके टूटते हैं, आपस में रगड़ खा रहे हैं, ठीक है, दोनों पत्थर आपस में रगड़ खा कर टूट रहे हैं, एक दूसरे के इरोजन कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एट्रिशन। ठीक है, ए फॉर्म ऑफ फ्लूवियल इरोजन इन विच द बेड लॉड इज इरोडेड बाय इटसेल्फ। मतलब जो बेड लॉड होता है वो आपस में टकरा करके इरोड होता है इटसेल्फ व्हेन द ट्रांसपोर्ट मटेरियल रोल्स एंड कोलाइड्स इनटू वन अनदर। मतलब जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है वो आपस में टकरा करके इरोड होता है, तो इसको हम कहते हैं एट्रिशन। अगला है कोरेजन और अब्रेजन। तो कोरेजन क्या होता है? तो वो था कोरोजन, उसमें क्या होता है, सॉल्यूशन बनता है। ये है कोरेजन, या इसको हम कहते हैं अब्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो आपके मटेरियल होते हैं वो आपस में मतलब वो क्या करते हैं, रगड़ खा के चलते हैं। जब जमीन से रगड़ खा के चलेगा, जैसे जो आपकी रिवर होती है वो डेबरी को लेके जाएगी, मटेरियल को लेके जाएगी, जब वो नीचे रगड़ खा के चलेगी, जब नीचे रगड़ खा के चलती तली पर, तो वो क्या करती है, वो अब्रेजन करती हुई जाती है, मतलब वो घिसते हुए जाती है। तो इससे भी क्या होता है, इरोजन होता है। मतलब कोई भी मटेरियल, अब जैसे पत्थर है, अगर वो किसी चट्टान पे गिरेगा तो गिरने के बाद उसमें रगड़ खाएगा, रगड़ खाने का मतलब ही होता है अब्रेजन। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, तो इस तरीके से भी इरोजन हो जाता है मटेरियल का। द रॉक पार्टिकल्स ब्रेक ऑफ एडिशनल रॉक फ्रेगमेंट्स व्हेन दे बाउंस स्क्रैप एंड ड्रैग अलोंग द बॉटम एंड साइड ऑफ द रिवर। जब रिवर चलती है तो रिवर के साइड में और रिवर के बॉटम में रगड़ खा के चलते हैं, तो उसी को हम कोरेजन या अब्रेशन कहते हैं। कोरोजन मतलब होता है सॉल्यूशन बनाना, एट्रिशन मतलब आपस में रगड़ खा करके जो आपके पदार्थ होते हैं आपस में रगड़ खा करके अगर वो उनका इरोजन हो रहा है तो एट्रिशन कहलाएगा। हाइड्रोलिक एक्शन, वाटर की जो पावर लगती है वो हमारा हाइड्रोलिक एक्शन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रोसेस ऑफ इरोजन है वो आपकी चार है। पहला है हाइड्रोलिक एक्शन, वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर की फ्लो होने के कारण जो भी आपका फोर्स लगेगा वो आपका हो जाएगा हाइड्रोलिक एक्शन। दूसरा है कोरोजन। कोरोजन क्या मतलब है कि ये इतना बड़ा था पहले, देखो अब इसमें वाटर के कांटेक्ट में आया तो ये घुल करके इतना छोटा सा हो गया, तो ये आपका कोरोजन है। फिर क्या है आपका एट्रिशन, ये दोनों आपस में जब टकराते हैं, टकरा करके आपस में जो इनकी टूट फूट होती है उसको हम एट्रिशन कहते हैं। और एक है यहाँ पे कोरोजन या अब्रेजन, जब रगड़ खा करके कोई पत्थर चलता है तो उसको हम कोरोजन या अब्रेजन कह देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इरोजन जो है आपका चार तरीके से होता है। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो इरोजन में आपके रिवर के इरोजन में आपके चार तरीके काम आते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन, कोरोजन, एट्रिशन, कोरेजन और अब्रेजन। ये रिवर के इरोजन करने के तरीके हैं। ठीक, अब देखो अब यहां पर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। रिवर भाई ट्रांसपोर्टेशन भी करेगी, जब मतलब इरोजन हो जाएगा उसका तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन कितने तरीके से होता है इरोडेड मटेरियल्स का, तो वो भी आपका चार तरीके से होता है। पहला जो तरीका है वो है आपका ट्रैक्शन। अब यहाँ पे ट्रैक्शन का मतलब क्या है?
ट्रैक्शन का मतलब होता है जितने भी आपके पेबल्स हैं या ग्रेवल्स हैं, जितने भी आपके पत्थर हैं, वो आपके जब वाटर फ्लो हो रहा है तो रिवर की तली में रगड़ खा करके चल रहे हैं, जो रगड़ खा करके चलते हैं उसे ही हम कहते हैं ट्रैक्शन। द हैवियर द हैवियर एंड लार्जर रॉक सेगमेंट लाइक ग्रेवल्स पेबल्स are forced by the flow of river to roll along its bed। बेड पे रगड़ खा करके चलते जा रहे हैं, उसे हम कहेंगे ट्रैक्शन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रैक्शन। ठीक, आगे क्या है, अगला जो है वो है सॉल्टेशन। अब देखो सॉल्टेशन क्या होता है। साल्टेशन का मतलब होता है बाउंस करके चलना। अब जब रिवर का की गहराई तो बहुत ज्यादा होती है और रिवर के बीच में जो पानी होता है उसमें कुछ जो मटेरियल होता है वो बाउंस होके चलता है, ऊपर नीचे बाउंस होके चलता है। जो बाउंस होके चल रहा है, जंप करके चल रहा है, उसको हम कहते हैं साल्टेशन। तो कुछ मटेरियल आपका जो हल्का होता है, जो भारी होता है वो तो रगड़ खा के चलेगा, जो हल्का होगा वो थोड़ा सा बाउंस होके चलेगा, उसको हम कहते हैं साल्टेशन। जंपिंग और बाउंसिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा साल्टेशन। ठीक है, अगला जो है आपका वो है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन का मतलब क्या है। सस्पेंशन का मतलब होता है कि आपके वाटर के साथ चलना। अब देखो, द होल्डिंग अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड सिल्ट एंड मड बाय वाटर एज द स्ट्रीम फ्लो। अब स्ट्रीम जैसी फ्लो हो रही है उसी के साथ फ्लो हो रहे हैं वो, मतलब सस्पेंड होकर के। अब देखो साल्टेशन और सस्पेंशन में क्या अंतर है। साल्टेशन को हम सस्पेंशन भी कह सकते हैं। सस्पेंशन क्या है, वाटर चल रहा है, वाटर के बीच में, वाटर के ऊपर तैरते हुए चलते, सस्पेंड होके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि बर्फ अगर आप पानी में डालते हो तो बर्फ क्या होती है, उसका 1/9 पार्ट जो है पानी में डूब जाता है और जो है एक पार्ट हिस्सा आपका ऊपर रहता है। तो इस तरीके से सस्पेंशन होके चलता है। तो सस्पेंशन होकर अगर वो सीधा चल रहा है, अगर वो सीधा चल रहा है तो उसे कहेंगे सस्पेंशन। और अगर वो बाउंस होके चल रहा है, बाउंस होके चल रहा है, ऊपर नीचे बाउंस होके चल रहा है, उसे कहेंगे साल्टेशन। सीधा चल रहा है, रिवर की स्ट्रीम के साथ फ्लो हो रहा है तो सस्पेंशन, बाउंस होके चल रहा है तो साल्टेशन। ठीक है, नीचे रिवर की बेड की तली पर रगड़ के चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अगर रगड़ के चल रहा है तो उसे हम कहेंगे ट्रैक्शन। ठीक है, फिर आपका आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब यही है कि द सम पार्ट्स ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट डिसॉल्व इन वाटर, रिवर वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड। कुछ कुछ पार्ट जो होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर के पानी में घुल जाते हैं और उसी के साथ आपके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो चार तरीके हो गए किसके, चार तरीके हो गए ट्रांसपोर्टेशन के। तो पहला तरीका क्या है, ट्रैक्शन, दूसरा है साल्टेशन, तीसरा है सस्पेंशन, चौथा है सॉल्यूशन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये आपका काम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रिवर का कोर्स होता है, रिवर की स्टेजेस होती है कुछ। जैसे मैंने आपको डेविस साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ाया था। डेविस साइकिल ऑफ इरोजन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो रिवर जब फ्लो करती है तो उसकी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस होती है। पहली है आपकी यूथफुल स्टेज, दूसरी है मैच्योर स्टेज, तीसरी आपकी है ओल्ड स्टेज। ठीक है, ऐसे ही जब रिवर जब बिल्कुल निकलती है, चोटी के ऊपर से निकल रही है, तो वो उसकी युवा अवस्था होती है, उसकी यूथफुल स्टेज होती है। और युवा अवस्था में तो आपको पता ही है कि जो अ, हर कोई आदमी युवा अवस्था में बहुत तेज होता है, उसके अंदर ताकत और बल ज्यादा होता है। ठीक है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, वो उसके सामने अगर कोई भी चीज आ जाती है तो उसको कह सकते हो कि उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे ही रिवर के साथ होता है। रिवर जो है उसकी भी 3 स्टेज होती है, यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। तो रिवर की यूथफुल स्टेज के कुछ फीचर्स हमें देखने हैं। देखो, यूथफुल स्टेज है, स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी सबसे पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि जब स्पीड ज्यादा होगी तो ऊपर से नीचे की तरफ जब गिरेगी तो वो क्या करेगी, वो यहाँ पर आपका डीप, नैरो एंड डिस्टिंक्टली वी शेप की घाटी यहाँ पर आपकी बना देगी। ठीक है, वी शेप वैली बनाएगी, बहुत ज्यादा स्पीड होगी, स्पीड से नीचे गिर रही है तो स्पीड से नीचे गिरेगी तो क्या करेगी, डीप, नैरो एंड वी शेप्ड वैली यहाँ पर बन जाएगी। डाउन कटिंग प्रिडोमिनेट्स होगी। ठीक है, डाउन कटिंग प्रिडोमिनेट्स मतलब वो गहराई ज्यादा करेगी, मतलब डाउन कटिंग ज्यादा करेगी, मतलब चौड़ा करने की अपेक्षा वो गहराई ज्यादा करेगी। क्यों, क्योंकि उसकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, स्ट्रीम डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद मार्शेस, स्वैम्प एंड लेक्स। यहाँ पे जो स्ट्रीम का डिवाइडेशन होगा वो ब्रॉड होगा, मतलब स्ट्रीम यहाँ पर क्या हो जाएगी, बड़ी शाखा में डिवाइड हो जाएगी, एंड
ब्रॉड एंड फ्लैट विद मार्सेज। अब देखो मैंने मार्स भी आपको पढ़ाया, स्वयं भी पढ़ाया किस तरीके से होता है, तो आप जाकर के वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस स्टेज में क्या क्या बनता है, इस स्टेज में आपके गॉर्जेस बनेंगे, कैनियंस बनेंगे, रैपिड्स बनेंगे, वाटरफॉल्स बनेंगे एंड रिवर कैप्चर यहाँ पर होगा। तो ये चीज किसमें बनती है, युवावस्था में बनती है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, आप चिंता ना करिए, सब चीज समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है। अगली जो है मैच्योर स्टेज होती है, कुछ स्पीड कम हो जाती है, तो वी शेप्ड की जगह पे यहाँ पे क्या बनाएगी, यू शेप्ड की वैली बनाएगी, लेटरल इरोजन ज्यादा करने लगेगी, स्पीड कम हो जाएगी तो गहराई तो कम कर जाएगी, लेकिन स्पीड जो है मतलब डाउन कटिंग कम करेगी, लेटरल इरोजन साइड में इरोजन ज्यादा करेगी, यानी चौड़ाई उसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स डिसअपियर, तो यहाँ पे वाटरफॉल्स तो बनाएगी नहीं क्योंकि स्पीड कम होती है, तो वाटरफॉल्स बनेंगे नहीं, ठीक है। आगे हम बात करें ओल्ड स्टेज में, तो ओल्ड स्टेज में तो बिल्कुल ही स्पीड लो हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो काम होता है वो डिपोजिशन का होता है, तो इसमें आपके क्या बनेंगे, डिपोजिशनल फीचर्स बनेंगे, यहाँ पे पेनी प्लेन बनेगा, जैसे आपको डेविस ने बताया था ना, आपके मतलब हमने जब पढ़ा था डेविस के साइकिल ऑफ इरोजन में, तो लास्ट में क्या बनता था, पेनी प्लेन बनता था, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पेनी प्लेन बनेगा, यहाँ पे डेल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें कहाँ बनेंगी, वो ओल्ड स्टेज में बनेंगी, ठीक है। तो ओल्ड स्टेज के क्या फीचर्स हैं, फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स, नेचुरल लेवीज एंड डेल्टा यहाँ पर आपके बनते हैं। तो यहाँ पर आप एक तरीके से डायग्राम में थोड़ा सा समझ लीजिए कि देखो ये पूरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आप देखो कि सबसे पहले यहाँ पे रिवर, यहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही है, तो रिवर यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वी आकार की घाटी का निर्माण करते हुए वो जाएगी, यहाँ पे आपके वाटरफॉल्स भी मिलेंगे। अब जैसे ही आपकी ये तो हो गई आपका जोन 1, यानी यहाँ पर हो गई आपकी यूथफुल स्टेज। अब जैसे ही आपकी मैच्योर स्टेज में आएगी, तो मैच्योर स्टेज में यहाँ पर यू आकार की घाटी बनाएगी, यहाँ वी आकार की घाटी बन रही थी, यहाँ पर यू आकार की घाटी बनाएंगे, यहाँ पर जो है लेटरल इरोजन ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। और ऊपर जो है यहाँ पर बिल्कुल जो थर्ड स्टेज है, बिल्कुल यहाँ पर रिवर स्लो हो जाएगी। जब रिवर स्लो हो जाएगी तो यहाँ पर डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होने के साथ में यहाँ पर मिएंडर बनाते हुए वो चलेगी, ठीक है। क्या बनाएगी, यहाँ पर मिएंडर बनाएगी, ठीक है। तो मिएंडर बनाते हुए यहाँ पर चलती है और यहाँ पे फाइनली वो ओशियन में जाकर, जब सी में जाकर मिलती है तो डेल्टा का निर्माण कर लेती है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ चीजें समझने वाली है। अब मैंने आपको बताया कि रिवर जो है इरोजन करती है, और इरोजन और डिपोजिशन दो ऐसे इसके फैक्टर होते हैं जिनसे वो किसी भी लैंडफॉर्म का निर्माण करेगी, और उन लैंडफॉर्म को हम अलग अलग नाम देते हैं। तो जो रिवराइन और फ्लूवियल लैंडफॉर्म, जो रिवर के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं, उसमें भी जो इरोजन के द्वारा बनते हैं, तो कौन कौन से लैंडफॉर्म जो हैं वो इरोजन के द्वारा बनते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे कि लैंडफॉर्म मेड बाय इरोजन, मैंने आपको बताया कि रिवर दो काम करेगी, इरोजन करेगी और आपका डिपोजिशन करेगी, और एक काम और करेगी इनके बीच में, ट्रांसपोर्ट करेगी। क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। इरोजन से जो भी मटेरियल टूटेगा उसका ट्रांसपोर्ट करेगी, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद में वो डिपोजिशन कर देगी। यूथफुल स्टेज में इरोजन करती है, मैच्योर स्टेज में मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जो फाइनल स्टेज यानी ओल्ड स्टेज में डिपोजिशन होता है, ठीक है। लेकिन जो लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होगा वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा नहीं होगा, वो आपका होगा इरोजन और डिपोजिशन के द्वारा। तो लैंडफॉर्म जो बनेंगे वो इरोजन से बनेंगे और डिपोजिशन से बनेंगे। तो यही हमें पढ़ना है कि रिवर से जो रिवराइन जो लैंडफॉर्म बनते हैं किसके द्वारा, इरोजन के द्वारा। इरोजन के द्वारा जो जो लैंडफॉर्म बनते हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इरोजन के द्वारा देखो पहला जो लैंडफॉर्म बनता है वो बनता है रिल, गली और वैली। रिल, गली या वैली बनती है पहली चीज। इन रिल, गली, वैली क्या होती है सभी के बारे में पढ़ेंगे, हम सबको डायग्राम्स के माध्यम से समझेंगे। बस आपको पहले याद कर लो। देखो वैसे तो देखा जाए अगर ये याद कर लोगे तो इन्हीं से ही प्रश्न बन जाता है कि विच ऑफ द लैंडफॉर्म इज नॉट मेड बाय फ्लूवियल इरोजन, ठीक है। फ्लूवियल इरोजन, देखो इरोजन के अलग बनेंगे, डिपोजिशन के अलग बनेंगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल याद कर लो, रेल, गली, वैली बनेगा, दूसरा गार्स बनेगा, गार्स के बाद कैनियन बनता है, कैनियन के बाद आपका इंटरलॉकिंग स्पर्स बनते हैं, फिर आपका वाटरफॉल एंड रैपिड्स बनते हैं, फिर पोर्ट हॉल्स एंड प्लंज पूल बनता है, फिर आपका कैटरैक्ट बनता है, और फिर आपकी रिवर टेरेसेस बनती है। ये आपके हो गए लैंडफॉर्म
मेड बाय इरोजन। इन सभी के बारे में एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको इनको नोट कर लेना है। और ऐसे ही अगर हम देखें रिवर लैंडफॉर्म मेड बाय डिपोजिशन, तो डिपोजिशन से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनेंगे? तो पहला जो बनेगा वो एलुवियल प्लेन्स बनता है, फिर पेनी प्लेन, फिर मियंडर्स बनते हैं, ठीक है, ऑक्सबो लेक बनती हैं, लेवीज बनते हैं, फ्लड प्लेन, एस्चुरीज बनती हैं, डेल्टा बनते हैं, और आपके पॉइंट वार, डिफरेंट पूल, ब्लफ, ब्रेडिंग चैनल्स, ये सारे जो आकृतियों का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? वो डिपोजिशनल फीचर्स के द्वारा होता है रिवर के, ठीक है। तो ये चीजें आपको, ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम एक एक करके सारे पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं इरोजन के द्वारा वो कौन कौन से होते हैं। तो अब हम बात कर लेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में। तो इरोजनल लैंडफॉर्म में जो सबसे पहला लैंडफॉर्म बनता है वो वैली बनता है। और जब रिवर स्टार्ट होती है ना, तो जब जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं मिट्टी पड़ी हो, मिट्टी में अगर बारिश हो जाए नॉर्मली, तो छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो अपना मार्ग स्वयं खोज लेता है। तो छोटी छोटी नालियां बन करके पानी उसमें फ्लो होने लगता है, उसी को हम कहते हैं रिल्स। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कह देते हैं रिल्स। उसको हम रिल्स कहते हैं। जैसे बारिश हुई तो मिट्टी में पानी गया, और पानी अपना इस तरीके से बहुत सारी शाखाएं बना लेता है, इस तरीके से बहुत सारी शाखाएं बना करके फ्लो होने लगता है, ठीक है, इस तरीके से फ्लो होने लगता है। तो ये जो शाखाएं बना लेता है, उसी को हम, जो छोटी छोटी शाखाएं होती है, ज़्यादा गहरी नहीं होती है, उनको हम रिल्स कहते हैं। अब रिल्स के आगे बनती है गली। गली थोड़ी सी और गहरी हो जाती है, थोड़ी सी और गहरी हो जाती है, वो गली कहलाती है, ठीक है। और वैली जो होती है वो सबसे ज्यादा गहरी होती है। सबसे पहला जो काम होता है वो रिल बनती है, क्योंकि जब पानी गिरेगा तो एकदम से, ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम से बहुत ज्यादा गड्ढा खोद देगा, बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपकी, मान लो ये आपकी वैली है, तो ऐसा तो है नहीं एकदम गिर करके इतना, इतनी ज्यादा मिट्टी उसने मलबा बाहर निकाल दिया हो इसमें, तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या होता है, पहली स्टेज जो होती है वो रिल्स बनती है, दूसरी रिल्स की और गहराई बढ़ जाती है तो गली बन जाती है, गली की और गहराई बढ़ गई तो वैलीज बन गई, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले जो बनेगी वो क्या बनेगी? गली बनेगी, फिर रिल्स बनेगी, फिर गली बनेगी, फिर वैली बनेगी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, फिर आपकी आ जाएगी वैलीज। भी आपकी कई टाइप्स की होती हैं। वैली जो होती हैं आपकी वो कई टाइप्स की होती हैं। तो पहला है आपका वी शेप्ड वैली, गार्ज, कैनियन, डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन एंड शेप। अब जो वैली बनेगी, वैलियों को भी कई टाइप में डिवाइड कर दिया है। तो देखो, वैली जो बनती है, एक तो वी शेप की वैली बनती है इस तरीके से, जैसे रिवर फ्लो हो रही है तो उसने इधर काट दिया, इधर काट दिया, और बीच में काटती हुई जा रही है, तो वी शेप की वैली बन जाती है। यहाँ पे वी शेप का गड्ढा बन जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो गड्ढा बन गया, इसको हम कहेंगे वी शेप वैली। अब वी शेप वैली बनने के बाद में होता क्या है, फिर बनती है आपकी गार्ज। गार्ज जो होती है, गार्ज इस तरीके से होती है, ये मान के चलो, ये मान लो आप गार्ज। तो गार्ज जो होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, ये गार्ज। अब इस गार्ज को समझने के लिए आपको एक समझनी होगी, बस थोड़ा सा अंतर होता है। जो वी शेप की वैली होती है वो वी आकार की घाटी, मतलब वी का शेप बनाती है, ठीक है, वी शेप वैली। अब जो गार्ज होती है, गार्ज में क्या होता है, ऊपर जो इसकी चौड़ाई होती है और नीचे भी चौड़ाई जो होती है वो बराबर होती है। अगर ऊपर भी चौड़ाई बराबर है, नीचे भी चौड़ाई बराबर है, तो उसको हम गार्ज कहेंगे, ठीक है। और गार्ज के बाद आता है एक पॉइंट कैनियन का। कौन सा पॉइंट आता है? कैनियन का। और कैनियन का क्या होता है, कैनियन की ऊपर तो चौड़ाई ज्यादा होगी लेकिन नीचे चौड़ाई कम होगी। तो कैनियन का क्या होती है, कुछ इस तरीके से मान लो आप, कैनियन ऊपर चौड़ाई ज्यादा होगी और नीचे चौड़ाई कम होगी, वो कैनियन हो जाएगी। अगर ऊपर भी चौड़ाई बराबर है, नीचे भी चौड़ाई बराबर है, तो वो आपकी गार्ज हो जाएगी। ऊपर चौड़ाई ज्यादा है नीचे की अपेक्षा, तो वो आपकी कैनियन हो जाएगी, ठीक है। और वी शेप वैली में क्या होता है, वी शेप वैली तो नीचे तो वी की शेप बनती है, ऊपर जहां पे चौड़ाई ज्यादा होती है। नीचे क्या बनेगी, बिल्कुल चौड़ाई बहुत कम होती है, नीचे की चौड़ाई वी शेप वैली में बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। और कैनियन में नीचे की चौड़ाई होती है, यही अंतर है वी शेप वैली और कैनियन में। कैनियन क्या होती है, ऊपर की चौड़ाई नीचे की चौड़ाई से ज्यादा होगी, और गॉर्ज क्या होगी, दोनों ऊपर की चौड़ाई नीचे की चौड़ाई बराबर होगी। ये बात आपकी समझ में आएगी। तो सबसे पहले बनेगी वी शेप वैली, उसके बाद बनेगी आपकी गार्ज, उसके बाद बनेगी कैनियन। इतनी बात क्लियर आ गई, हो गई। अब आगे हम बात करेंगे इंटरलॉकिंग स्पर्स के बारे में। तो इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या होते हैं? इंटरलॉकिंग स्पर्स आर प्रोजेक्शन ऑफ हाईलैंड दैट अल्टरनेट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ए वी शेप्ड वैली।
अब देखो वी शेप्ड वैली जो होती है ना, उसमें कई सारी वी शेप्ड वैली जो ऑल्टरनेट तरीके से बनती जाती है। जैसे एक वी शेप्ड वैली यहाँ बन गई, फिर एक वी शेप्ड वैली यहाँ बन गई, फिर एक वी शेप्ड वैली यहाँ बन गई। तो ये क्रम से हैं, ऑल्टरनेट तरीके से हैं। तो वो क्या बन जाते हैं, इंटरलॉक। जैसे इंटरलॉक, ऐसे आप अपनी जो उंगली होती है ना, इस तरीके से करते हैं उंगली, इस तरीके से हम इंटरलॉक करते हैं। जैसे ये दिख रहा होगा इंटरलॉक। ऐसे यहाँ पे कई सारी वैलीज बनती हैं, वी शेप वैली, वो इंटरलॉक हो जाती है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं इंटरलॉकिंग स्पर्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग स्पर्स कहते हैं। इसके बाद है आपका वाटरफॉल एंड रैपिड्स। देखो वाटरफॉल कैसे बनता है, वाटरफॉल का निर्माण कैसे होता है। जैसे मान के चलिए ये आपकी पूरी हार्ड रॉक है, ये आपकी हार्ड रॉक है। अब इस पे से वाटर फ्लो हो रहा है, इस पे जब वाटर फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ चट्टान ऐसी होती है जो मुलायम होती है, कुछ चट्टानें कठोर होती हैं। ठीक है, तो जो मुलायम चट्टानें होती हैं वो कट, यहाँ से कट के इस तरीके से वाटर जो होता है उसको काट देता है। अब ये चट्टान अभी कैसी है, अभी देखो इस तरीके से है, ये अभी इस तरीके से है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो है जो मुलायम चट्टानें होंगी वो कट जाएंगी, तो वाटर जो है उसको इस तरीके से काट के ऐसा बना देगा। ठीक है, ऐसा बना देगा। अब यहाँ पे ये, यहाँ ये जो मुलायम चट्टान, देखो यहाँ पे ये मुलायम चट्टान थी, ये वाटर ने काट दी, वाटर ने काट करके, और यहाँ पे एक तरीके से एक गर्त, यहाँ पे एक गहराई का एक खड्ड सा बन गया, गुफा सी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, वाटर जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो पानी जो है एक तरीके से फॉल होगा, मतलब वाटर यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, फ्लो तो होगा नहीं, वाटर एकदम से फॉल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जो मुलायम चट्टान थी, यहाँ पर जो मुलायम चट्टान थी वो वाटर ने काट दी, और काट करके यहाँ पर इसी तरीके से क्या बन जाता है, ये वाटरफॉल का निर्माण यहाँ पे होता है। तो वाटरफॉल का निर्माण जो होता है वो हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक के, जहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक पाई जाती है, तो उसमें जब वाटर फ्लो होता है तो सॉफ्ट रॉक टूट जाती है, जब सॉफ्ट रॉक टूट जाती है तो इस तरीके से वाटरफॉल का निर्माण वहां पर हो जाता है। ठीक है, चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर ये सॉफ्ट रॉक है, यहाँ पर आपकी ये हार्ड रॉक है, फिर यहाँ पर सॉफ्ट रॉक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स में क्या अंतर है। जैसे मान के चलो ये आपकी रॉक है, और इस रॉक पे यहाँ पर आपकी सॉफ्ट रॉक हो गई, तो यहाँ पर आपकी जब सॉफ्ट रॉक हो जाएगी तो ये रॉक टूट जाएगी, ये रॉक भी टूट जाएगी। अब जब ये रॉक टूट जाएगी तो होगा क्या, अब वाटर यहाँ से फ्लो होगा तो एकदम नीचे आके गिरेगा, तो यहाँ बन गया वाटरफॉल। ठीक है, अब वाटरफॉल पूरा बन गया। अब वाटरफॉल बनने के बाद में आगे फिर आपकी ये चला, फिर आगे फिर सॉफ्ट रॉक मिली। जब सॉफ्ट रॉक मिलेगी तो यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल मिल जाएगा। एक तो होगा, एक बड़ा सा जब वाटरफॉल होता है उसको हम वाटरफॉल ही कहते हैं, जो छोटा वाटरफॉल होता है उसको हम रैपिड्स कहते हैं। छोटा वाटरफॉल जो होता है वो उसको हम रैपिड्स कहते हैं। और रैपिड जो है आपके, आपने देखे होंगे आपके झरने जो होते हैं, छोटे छोटे झरने जो होते हैं उनको हम रैपिड्स कह देते हैं। ठीक है, बड़ा झरना वाटरफॉल, छोटा झरना उसको हम रैपिड कह देते हैं। तो अब हम बात करेंगे पोर्ट होल्स एंड प्लंज पूल के बारे में। देखो पोर्ट होल्स एंड प्लंज पूल्स क्या होते हैं। तो पोर्ट होल, सबसे पहले हम बात करें तो वाटर जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, जब वाटरफॉल हमारा बन गया, यहाँ पे देखो वाटरफॉल बन गया, अब ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहाँ पर होगा क्या, जो छोटे छोटे पत्थर होंगे जब ये टकराएंगे चट्टानों में तो यहाँ पे होल्स बन जाएंगे। तो उन होल्स को हम पोर्ट होल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे देखो होल बना हुआ है, ये होल बने हुए हैं ना। तो ये कैसे बने हैं, ये जब पत्थर वाटरफॉल से ऊपर से नीचे की तरफ गिरे तो वहां पे क्या हुआ, जब वाटर की बहुत स्पीड से गिरता है, कभी कभी क्या होता है बोल्डर्स को, पत्थरों को लेके गिरता है, तो वहां पे होल्स बन जाते हैं जिस चट्टान पे गिरता है, तो उसी को हम पोर्ट होल्स कहते हैं। और एक होता है यहाँ पे प्लंज पूल। अब प्लंज पूल क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पे देखो कि यहाँ पर जब ये इरोड होकर के, यहाँ पे जब इरोजन हो जाता है तो यहाँ पे कई सारी भंवर बन जाती है, पानी की भंवर यहाँ पे बन जाती है, इसी को हम कहते हैं प्लंज पूल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और बाकी ये थ्योरी है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि पोर्ट होल्स क्या है, आर मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन एडेड बाय द अब्रेजन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। मतलब जो आपकी रॉक्स होती हैं, जो उसमें बॉल्डर्स होते हैं, उसमें पत्थर जो होते हैं, वो जब इरोजन करते हैं, जब अब्रेजन करते हैं, अब्रेजन करने से जो है यहाँ पे इस तरीके की आकृति बन जाती है। और पोर्ट होल्स क्या होता है, पोर्ट होल्स एक तरीके से गर्त बन जाता है नीचे, और उस गर्त में भंवर पैदा होती है, उन्हीं भंवरों को हम क्या कहते हैं, पोर्ट होल्स, प्लंज पूल कह देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या है आपका, कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट आर वाटरफॉल ऑन वेरी लार्ज रिवर्स, जो बहुत बड़ी रिवर्स होती है उन पे जो वाटरफॉल्स बनते हैं उनको हम कैटरैक्ट कहते हैं। ठीक है, कैटरैक्ट इज पावरफुल इवन डेंजरस वाटरफॉल। तो यहाँ पे आप देखते हो कि जैसे यहाँ पे एकदम से
रिवर का मुहाना बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत बड़ी रिवर है और बहुत स्पीड में जा रही है, तो अगर यहाँ पे नीचे की तरफ एक ढाल आ जाता है तो ढाल में एकदम बहुत स्पीड से वाटर फ्लो होता है, उसको हम कहते हैं कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। फिर होता है, ये तो आपका आ गया डिपोजिशनल फीचर। तो ये आपके, मैंने यहाँ पर जितने भी इरोजनल फीचर्स थे सारे डिस्कस कर लिए। मैंने आपको रिल बता दिया, गली वैली बता दिया, गॉर्ज बता दिया, कैनियन बता दिया, इंटरलॉकिंग स्पर्स बता दिया, और आपका वाटरफॉल के बारे में बता दिया, पोर्ट हाउस प्लंज पूल बता दिया, और आपकी कैटरेक्ट बता दिया। रिवर टेरेसिस क्या होता है? तो रिवर टेरेसिस कुछ नहीं है, जैसे आपकी चट्टानें होती है ना, तो जो आपकी चट्टानें होंगी उन चट्टानों में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, तो माउंटेन्स में कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से टेरेसेस बन जाती है। किसके द्वारा? वाटर के इरोजन के द्वारा, रिवर वाटर के इरोजन के द्वारा। तो उसी को हम कहते हैं रिवर टेरेसेस। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर बात कर ले रहे हैं रिवर लैंडफॉर्म मेड बाय डिपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एलुवियल प्लेन्स की। ठीक है, तो एलुवियल प्लेन, अब देखो यहाँ पर वाटर अब डिपोजिट हो रहा है, तो वाटर डिपॉजिट हो रहा है, तो डिपॉजिट करने के साथ में तो जो पहली आकृति बनेगी वो एलुवियल प्लेन्स बनेंगे, क्योंकि जो भी आपकी चीजें जो लेकर के आती है रिवर, वो अब प्लेन्स में आकर के जमा कर देती है। जब प्लेन्स में आकर के जमा करती है तो वहां पर जो प्लेन बनते हैं उनको हम एलुवियल प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ये चीज, तो एलुवियल फैन क्या होता है? एलुवियल फैन जो है जितना भी जमाव होता है, ठीक है, एलुवियल प्लेन कह लो या एलुवियल फैन कह लो, तो जितना भी जमाव होता है वो आकर के जो है जब उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है तो प्लेन में आकर के वो उसको जमाव करना स्टार्ट कर देती है, तो उसको हम कहते हैं एलुवियल फैन। तो एलुवियल फैन जो होता है इस तरीके से, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से फैंस बना लेती है, इस तरीके से जमाव कर देती है, इनको हम कहते हैं एलुवियल फैंस। ठीक है, तो एलुवियल फैंस आर फाउंड इन कोसी रिवर, हिमालयन रीजन, डेथ वैली नेशनल पार्क, अलोंग द साइड ऑफ कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर जो है आपकी नॉर्थ अमेरिका में फ्लो होती है, तो वहां पे जो नीचे जब वाटर की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है तो एक फैन की तरह आकृति बन जाती है, तो उसको हम एलुवियल फैन कहते हैं। जितना भी जमाव जो भी डेब्री होता है, डेब्रिस होता है, मतलब जितना भी आपका मलबा होता है वो नीचे आके इकट्ठा हो जाता है, तो उसी से एक फैन की तरह आकृति बन जाती है, तो उसी को एलुवियल फैन कहते हैं। फिर आपका पेनीप्लेन है। पेनीप्लेन मतलब जब माउंटेन कट छटके बहुत छोटा सा माउंटेन रह जाता है, जैसे ये मान लो बहुत बड़ा माउंटेन है, ये बहुत बड़ा माउंटेन है, फिर ये इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इस तरीके बहुत छोटा सा माउंटेन इस तरीके से रह जाता है, तो उसको हम लास्ट में जो बचता है उसको हम कहते हैं पेनीप्लेन। ठीक है, तो फीचरलेस प्लेन हैविंग अनडिल्यूटिंग सरफेस रिमेनेंट्स ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव रेजिडुअल हिल्स इज कॉल्ड पेनीप्लेन। ठीक है, फिर इसके बाद बनता है मेंडरिंग। अब होता क्या है, मेंडरिंग का मतलब होता है घुमाव। अर्थ, अब देखो अर्थ क्या होती है, जब प्लेन में प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, तो उसके मार्ग में कई सारी रुकावटें आती हैं, तो वो अपने मार्ग को परिवर्तन, आपके अपने मार्ग का क्या करती है, परिवर्तन करने लगती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, तो ये आपके मेंडर हैं। अब यहाँ पर देखो अर्थ की जो है इस तरीके से शेप ले लेती है। अब आगे यहाँ पर क्या आ गया, मान लो यहाँ पर कुछ रुकावट आ गई, मार्ग अवरुद्ध हो गया, तो इस तरफ मुड़ गई, तो इस तरीके से अब होता क्या है, जब उसमें इतनी स्पीड तो रहती नहीं है कि वो उसको काट छाट सके, तो काट छाट जब सकती नहीं है तो वो इस तरीके से वो अपनी जहां भी सामने जो है उसको मार्ग दिखता है उसी मार्ग में फ्लो होने लगती है। जो अवरुद्ध आ जाता है तो अवरुद्ध को हटा तो सकती नहीं है क्योंकि वो उसकी अब ओल्ड स्टेज आ गई है, तो जिस तरफ मार्ग मिलता है उस तरफ वो ये मुड़ने लगती है, तो इस तरीके से आकृति ये बना लेती है। इसको हम कहते हैं मेंडर्स। क्या कहते हैं हम इसको? मेंडर्स कहते हैं। ठीक है, तो meander is a winding curve और bend in river. Meanders are the result of both erosional and depositional process. तो ये जो है दोनों प्रोसेस होते हैं, इसमें डिपोजिशनल भी होता है और आपका इरोजन भी होता है। मतलब इरोजन तो बहुत कम होता है, डिपोजिशन ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद देखो ऑक्सबो लेक बनती है। अब ऑक्सबो लेक का निर्माण किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इस तरीके से इरोजन होता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये इरोजन होता हुआ आ रहा है, तो होता क्या है, कभी कभी ये दोनों हिस्से जो होते हैं इसके, ये और ये हिस्सा आपस में ये पास होते जा रहा है, तो कभी एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोनों हिस्से जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं और मिल करके
ये वाला हिस्सा जो है अलग हो गया और रिवर बिल्कुल सीधी फ्लो हो गई। जैसे ये मान के चलो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ कि जैसे ये रिवर अभी फ्लो हो रही है, इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो ये इसमें जो इसका मेंडरिंग होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कभी क्या होता है इस तरीके से ये हो करके, तो यहाँ पे क्या होता है ये रिवर अब अगली स्टेज में बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ये वाला जो हिस्सा रह जाएगा वो अलग रह जाएगा। ये हिस्सा जो अलग रह जाएगा तो यहाँ पर एक एक पानी भरा क्षेत्र बन जाता है, और ये एक गाय के जो है खुर की तरह होता है, तो इसी को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक या ऑक्स के खुर की तरह होता है, तो इसी को हम कह देते हैं ऑक्सबो लेक। इसकी शेप जो होती है वो ऑक्सबो की तरह होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला है लेवीज। लेवीज क्या होते हैं? रेज्ड बेड एंड ए बैंक ऑफ द रिवर ड्यू टू फ्रिक्वेंट फ्लडिंग एंड डिपोजिशन ऑफ द सेडमेंट इज कॉल्ड लेवीज। लेवीज क्या होती है? देखो, लेवीज का मतलब है जो आपके रिवर जो भी सेडिमेंट लेकर के आती है, जब प्लेन में प्रवेश करती है तो वो सारे सेडिमेंट को साइड में जमा करते हुए चली जाती है। साइड में एक नेचुरल, एक कह सकते हो किनारा बन जाता है, नेचुरल किनारा बन जाता है, तटबंध बन जाता है, प्राकृतिक तटबंध जो बन जाता है उसको हम लेवीज कहते हैं, क्योंकि जो जितना भी उसका मटेरियल होता है वो साइड में जमा होता जाता है और रिवर्स बिल्कुल ऐसे फ्लो होती हुई चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं लेवीज। ठीक है, फ्लड प्लेन के बारे में देखें तो फ्लड प्लेन क्या होता है? फ्लड प्लेन इज ए फ्लैट एरिया ऑफ लैंड एडजेसेंट टू अ रिवर। इट स्ट्रेचेज आउट फ्रॉम द बैंक ऑफ इट चैनल to the base of the enclosing valley walls which experience flooding during the period of the high discharge। देखो, फ्लड प्लेन क्या होता है? जैसे मान के चलो रिवर जा रही है, रिवर ने अपना क्या किया, रिवर ने अपने लेवीज बना लिए, प्राकृतिक तटबंध बना लिया, तो कभी कभी क्या होता है प्लेन ऐसा आ जाता है कि उस प्लेन का जो प्लेन जो होता है वो रिवर से थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, रिवर से जब नीचे होगा तो रिवर को क्या हो जाएगी, स्पीड ज्यादा मिल जाएगी। जब रिवर को स्पीड ज्यादा मिल जाएगी तो वो तटबंधों को काट करके प्लेन में प्रवेश कर जाती है, तो वहां पर एक तरीके से बाढ़ वाला एरिया बन जाता है, फ्लड वहां पे आ जाती है, तो इसी को हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। ठीक है, जब उसका डिस्चार्ज हाई होता है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे एस्चुरी के बारे में। तो एस्चुरी क्या होती है? एन एस्चुरी इज पार्शियली एनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ ब्रैकिश वाटर विद वन और मोर रिवर्स फ्लोइंग इनटू इट। मतलब ये क्या होती है एस्चुरी? एक पार्शियली क्लोज्ड ब्रैकिश वाटर होता है जिसमें आपकी, जैसे यहाँ पे आप देखो ये यहाँ से क्लोज्ड है, ये आपका ओशियन है, और ये यहाँ से क्लोज्ड है, पार्शियली क्लोज्ड है, बस थोड़ा हल्का सा मुहाना खुला हुआ है। यहाँ से ओशियन वाटर अंदर आ भी सकता है और यहाँ का वाटर बाहर जा भी सकता है, तो उसको हम एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो है एक या दो रिवर इसमें फ्लो हो सकती हैं, लेकिन इसका जो मेन पहचान है, इसका जो है पार्शियली इनलेट होता है। यहाँ पे जो इनलेट होगा ये आपका पार्शियली होगा, बहुत कम खुला हुआ होगा, यहाँ से ओशन का पानी अंदर चला भी जाएगा, ओशन का पानी बाहर आ भी जाएगा, लेकिन डेल्टा में ऐसा नहीं होता, डेल्टा एक बहुत बड़ा बनता है। तो ये बात होगी एस्चुरी की। फिर आपका डेल्टा, डेल्टा आपको पता होगा, जैसे आपका गंगा का जो डेल्टा बनता है, तो डेल्टा में होता क्या, जितना भी मलबा होता है वो जा करके, क्योंकि स्पीड जब वो ओशन से जाके मिलती है तो ओशन में क्या होता है कि वहां पर जितना भी जो मलबा होता है वो वहां पे जाके जमा कर देती है। जब जमा करती है तो इस तरीके की यहाँ पर शेप बन जाती है, इस तरीके की शेप बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से मलबा जमा करती है तो वहां पे एक डेल्टा की फॉर्म बनती है, डेल्टा की शेप बन जाती है, उसी को हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा किसके कारण बनता है? जो भी लोड होता है, जो भी रिवर का लोड होता है, भार होता है, वो जाकर के वहां पे धीरे धीरे जमा करने लगती है। जब धीरे धीरे जमा करेगी तो वहां पे होगा क्या, उसके मार्ग में अवरुद्ध होगा, अवरुद्ध होने के बाद में वो अपना मार्ग ढूंढना चालू करेगी। अब जैसे मान लो यहाँ पे रिवर ये फ्लो हो रही है और यहाँ पे कोई अवरुद्ध हो गया, तो एक शाखा इस तरफ निकल गई, कोई दूसरी शाखा इस तरफ निकल गई, फिर एक और शाखा इस तरफ निकल गई, फिर एक शाखा इस तरफ निकल गई, फिर एक ऐसे निकल गई, तो इस तरीके से शाखाएं अपना पानी अपना मार्ग ढूंढता रहता है, तो एक तरीके से डेल्टा का फॉर्म ले लेता है, तो उसी को हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा कहाँ से आया? डेल्टा एक त्रिभुज का फॉर्म, त्रिभुज को हम डेल्टा कहते हैं, तो त्रिभुज के रूप ले लेती है, तो उसी को हम डेल्टा कह देते हैं। ठीक, डेल्टा इज फाउंड इन द ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर, इट इज ए ट्रायंगुलर शेप्ड लैंडफॉर्म। तो ये क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप्ड लैंडफॉर्म होता है, और ये जो ग्रीक अल्फाबेट है डेल्टा के नाम पे इसका नाम डेल्टा रखा गया है। तो आपको पता होगा भारत में द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डेल्टा। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेल्टा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके प्रश्न कई बार आपका बना है। तो टाइप्स ऑफ डेल्टा क्या होता है? देखो, टाइप्स ऑफ डेल्टा में जो पहला डेल्टा होता है वो है आर्क्वेट डेल्टा। आर्क्वेट डेल्टा क्या है? आर्क्वेट डेल्टा एक बोर्ड या कर्व शेप का डेल्टा होता है। कॉन्वेक्स मार्जिन जो है, इसकी मार्जिन जो होती है सी की तरफ, वो कॉन्वेक्स टाइप होती है। ठीक है, जैसे
आपका नील रिवर डेल्टा है, आपका गंगा का डेल्टा है, ये आपके कहलाते हैं आर्क्वेट डेल्टा। अभी हम समझेंगे डायग्राम से। देखो यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका है आर्क्वेट डेल्टा। तो यहाँ पर एक तरीके से बो शेप्ड, जैसे आपका धनुष होता है ना, इस तरीके की शेप यहाँ पर बन जाती है, और इसको हम कॉन्वेक्स सरफेस भी कहते हैं, तो ये इसको हम कह देते हैं आर्क्वेट डेल्टा। तो आपकी नील नदी और गंगा नदी जो है वो आपकी आर्क्वेट डेल्टा बनाती है। फिर आपका एस्चुराइन डेल्टा, इट इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द सबमर्ज्ड रिवर डिपोजिटिंग डाउन द साइड ऑफ एस्चुरी। जो एस्चुरी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, तो वहां पे जो जब जमाव हो जाता है मलबे का, तो वहां पे क्या बनता है, आपका एस्चुराइन डेल्टा बनता है। जो सीन रिवर है फ्रांस की, वो एस्चुराइन डेल्टा बनाती है। इसी से प्रश्न बन जाता है कि जैसे आर्क्वेट डेल्टा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है, तो ऑप्शन दे देगा सीन रिवर, या आपका ब्रह्मपुत्र रिवर, या आपका कह देगा कि युकाटन रिवर। जो आपकी युकाटन रिवर कहाँ फ्लो होती है, नॉर्थ अमेरिका में फ्लो होती है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से जो जो राइट आंसर होगा वो गंगा रिवर होगी या नील रिवर होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखें एस्चुराइन डेल्टा जो है उसका आपको पता ही हो गया, सीन रिवर बनाती है फ्रांस में। फिर आप बर्ड्स फूट डेल्टा, ये आपका बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी रिवर बर्ड्स फूट डेल्टा बनाती है, तो मिसिसिपी रिवर जो है यूएसए की, वो आपकी बर्ड्स फूट डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो बर्ड्स फूट डेल्टा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जैसे पक्षी का पैर होता है ना, उस तरीके का डेल्टा यहाँ पे बनता है, मलबा इस तरीके जमा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं बर्ड्स फूट डेल्टा। इसके बाद है आपका लैक्यूस्ट्राइन डेल्टा, इट इज फाउंड व्हेन ए रिवर फ्लो इनटू ए लेक। मतलब लैक्यूस्ट्राइन मतलब लेक में जब कोई रिवर फ्लो होती है, तो वहां पे जो डेल्टा बनता है उसको हम कह देते हैं लैक्यूस्ट्राइन डेल्टा। जैसे आपकी लाफ लियनियन रिवर डेल्टा बनता है कहाँ पे, आयरलैंड में। फिर आपका है ट्रंकेटेड डेल्टा, सी वेव्स एंड ओशियन करंट modify and even destroy delta deposited by the river though their erosional work, thus eroded and dissected delta is called truncated। मतलब truncated का मतलब ये है कि जो डेल्टा पहले से बना हुआ है उसकी सी वेव्स क्या होती हैं, उसको तोड़ देती हैं। तो तोड़ देती हैं, जो बचा हुआ डेल्टा होता है ना, तो उसको हम ट्रंकेटेड डेल्टा कहते हैं। फिर है अबंडेंट डेल्टा, तो अबंडेंट डेल्टा क्या होता है, द डेल्टा ऑलरेडी मेड इज लेफ्ट अबंडेंट। मतलब अब रिवर क्या होती है, रिवर ने डेल्टा बना दिया, अब रिवर जो है अपना मार्ग वहां से परिवर्तित कर लेती है, तो वो डेल्टा वहां पे अब दोबारा से वहां पे मलबा आके जमा नहीं करती है, तो उसको हम कहते हैं अबंडेंट डेल्टा। जैसे आपका येलो रिवर डेल्टा है, ठीक है, और आपका द गंगा डेल्टा मेड बाय हुगली रिवर, हुगली रिवर जो ने डेल्टा बनाया था वो आपका अबंडेंट डेल्टा है, क्योंकि जब नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है डेल्टा से, तो उसको हम अबंडेंट डेल्टा कहते हैं। फिर आपका कस्पेट डेल्टा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। ये टूथ शेप्ड का डेल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कस्पेट डेल्टा, यहाँ पे देख रहे हो, तो दांत की शेप की तरह यहाँ पे डेल्टा यहाँ पर बना हुआ है, उसको हम कहते हैं कस्पेट डेल्टा। ठीक, तो जो आपकी टाइबर रिवर है, जो आपकी टाइबर रिवर है इटली की, वो आपकी कस्पेट डेल्टा बनाती है। देखिए एक हमारा ये बताता डिपोजिशनल फीचर में एट या यूट। एट यूट क्या होता है, ये एक तरीके से स्मॉल आइलैंड होता है। जब रिवर कोई भी डिपोजिशनल मटेरियल लेकर के आती है, तो रिवर के बीच में छोटे छोटे, आपने देखा होगा, छोटे छोटे आइलैंड बन जाते हैं, तो उनको हम एट या यूट कह देते हैं। ठीक है, ये आपका मियांडर है, ये तो आपको पता ही होगा, ये आपका क्या है, मियांडर्स है। ये आपकी रिवर टेरेसिस है, जो रिवर काट छाट करती है तो एक टेरेस बनाते हुए चलती है, तो उसको हम रिवर टेरेसिस कह देते हैं। ठीक, पेनिल पेन मैंने आपको बता ही दिया था। ये आपका एलुवियल फैन है, यहाँ पे जो भी रिवर, जैसे रिवर जब हिमालय से नीचे, हिमालय मतलब या कोई भी माउंटेन ले लो, नीचे उतरती है, तो वह यहाँ पे अपना मलबे को जमा कर देती है, तो यहाँ पे हो जाता है, इसको हम कहते हैं एलुवियल फैन। ठीक है, फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन तो जैसे यहाँ पे लेवीज मैंने बताया था, जब रिवर फ्लो होती है तो अपने अपने साइड में मलबे को जमा करते हुए जाती है, तो मलबे को जब जमा करते हुए जाती है तो वहाँ पर एक प्राकृतिक तटबंध बन जाता है, जिनको लेवीज कहते हैं। और कभी कभी तटबंध जब टूट जाते हैं, तो यहाँ का पानी यहाँ पर भर जाता है। जब यहाँ पर भर जाता है, तो इसी को हम कहते हैं फ्लड प्लेन। नेचुरल लेवीज तो मैंने बता ही दिया। अब जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से फ्लो हो रही है, और तो यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सबो लेक बन जाती है। जब नदी अपना मार्ग जब घूमते हुए चल रही है, घूमते घूमते चलते हुए, तो क्या होता क्या है कि जब वो ऐसे फ्लो ना होकर के यहाँ से सीधे फ्लो हो जाती है, तो यहाँ पर एक तरीके से ऑक्सबो लेक यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट वार के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे जब रिवर मेंडरिंग करते हुए आती है, जब रिवर मेंडरिंग करते हुए आ रही है इस तरीके से,
तो जब रिमाइंडर करती है तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कुछ मटेरियल जो आपकी कॉन्वेक्स साइड होती है, कुछ कॉन्वेक्स साइड में कुछ मटेरियल यहाँ पे जमा कर देती है। जब थोड़ा सा मटेरियल यहाँ पे जमा हो जाता है उसी को हम कह देते हैं पॉइंट बार। पॉइंट बार मतलब जब रिवर फ्लो हो रही है, देखो तो पॉइंट बार आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ पॉइंट बार मिल गया, यहाँ पर भी कुछ मटेरियल जमा होगा तो यहाँ पे आपको पॉइंट बार मिलेगा, यहाँ पर भी आपको पॉइंट बार मिलेगा। जो कॉन्वेक्स साइड होती है वहां पर आपको पॉइंट बार मिलेगा। देखो तो कुछ मटेरियल जमा करती हुई जाती है तो वहां पर आपका पॉइंट बार मिल जाता है। ठीक है, तो पॉइंट बार यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके देखो यहाँ पर ये क्या है, आपके पॉइंट बार है यहाँ पर जो जमा किया है इसने। ठीक है, यहाँ पे देखो और जूम कर देता हूँ, ये देखो ये आपका क्या है, पॉइंट बार है। यहाँ पे जब रिवर फ्लो हो रही है तो कुछ मलबा साइड में इसने जमा कर दिया, पॉइंट बार है, ये आपका पॉइंट बार है। ठीक है, ये आपका पॉइंट बार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइड में कॉन्वेक्स साइड में जो मलबा जमा करती हुई जाती है वो आपका पॉइंट बार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सबो लेक फॉर्म हो गई है, ये रिवर यहाँ से काटती हुई चली गई है। ठीक है, तो ये आपके हो गए पॉइंट बार, समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस तरीके से जब ये मुड़ी ऐसे चलती हुई जा रही है तो होता क्या है, कभी कभी ये वाला मार्ग फॉलो नहीं करती है, ये वाला मार्ग फॉलो नहीं करती, वो सीधे चली जाती है। जब ये सीधे चली जाएगी तो ये वाला हिस्सा अलग हो जाता है, इसी से बनती है हमारी ऑक्सबो लेक। अब हम बात करेंगे रिफल एंड पूल की। रिफल एंड पूल क्या होता है, देखो जब रिवर फ्लो होती है, जब रिवर फ्लो होती है तो जब रिवर फ्लो होगी तो बीच में उसके पत्थर आते हैं। ठीक है, जिसको हम ईयोट कहते हैं, छोटे छोटे आइलैंड आ जाते हैं, ईयोट या एट हमने पढ़ा था। तो उसके बीच में से जब रिवर फ्लो होने लगती है तो यहाँ पे एक रिफल बन जाता है। ठीक है, रिफल क्या होता है, फास्ट शैलो फ्लो ऑफ वाटर ओवर बोल्डर्स एंड कॉबल्स विच ब्रेक द वाटर सरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत स्पीड से वाटर फ्लो होता है। ठीक है, तो यहीं पे जब वाटर फ्लो हो रहा है इन पत्थरों के बीच में से या इन ईयोट के बीच में से, उसी को हम कह देते हैं रिफल। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफल बनता है। यहाँ पर जो पानी है टक्कर खा करके घूमने लगता है, तो यहाँ पे जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है पानी की। तो यहाँ पे जब पानी की स्पीड ज्यादा होगी उसी को हम कह देते हैं रिफल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक रिफल बनना है। ठीक, पूल क्या होता है, एरिया ऑफ स्लो फ्लोइंग डी। अब देखो किनारे पर जो वाटर होता है, यहाँ पर जो वाटर होगा वो बहुत स्लो फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर होता है यहाँ पे बहुत स्लो वाटर फ्लो होता है, इसीलिए उसको हम कह देते हैं पूल। और यहाँ पे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो गहराई होती है पूल की बहुत ज्यादा होती है, और रिफल की गहराई कम होती है, ये शैलो होता है, और पूल जो होता है डीप होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पानी की स्पीड कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूल होता है, पूल में अगर आप फंस गए तो यहाँ पे डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम होती है पानी की, और यहाँ पे इसकी जो डीप गहराई जो होती है वो ज्यादा होती है। तो ये वाला जो कोना होता है इसको हम पूल कहते हैं। पूल इसमें स्लो फ्लोइंग वाटर होता है, यहाँ इसकी जो गहराई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो रिफल होता है, रिफल की यहाँ पे पानी की स्पीड ज्यादा होगी लेकिन यहाँ पे गहराई कम होगी रिफल में, तो इसी को इसको हम कहते हैं पूल एंड रिफल। जो रिफल बनता है वो बीच में बनता है, क्यों क्यों बनता है, क्योंकि बीच में जब बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं तो वहां पे पानी टकरा करके उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और सॉरी स्पीड ज्यादा हो जाती है। स्पीड जब ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे लेकिन पानी जो होगा, यहाँ का जो एरिया जो होगा वो बहुत शैलो होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे आइलैंड हैं या छोटे छोटे पत्थर्स हैं जो कि यहाँ पर इसीलिए उन पत्थरों की वजह से यहाँ पे गहराई क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पे कुछ नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर पानी जब इकट्ठा होता है लेकिन पानी की स्पीड यहाँ पे किनारे पे स्लो हो जाती है। तो पानी की स्पीड स्लो हो जाती है तो यहाँ पे जो इसका एरिया जो होता है वो गहरा ज्यादा होता है, इसी को हम कहते हैं पूल। देखो स्विमिंग पूल जो होता है ना गहरा होता है, उसी तरीके से। ठीक है, अब आगे हम बढ़े। अगला है ब्लफ। ब्लफ क्या होता है, ब्लफ इज ए स्मॉल राउंडेड क्लिफ दैट यूजुअली overlooks a body of water or where a body of water once stood. Bluff is a ridge of land that extend in the air. तो यहाँ पे क्या होता है, a bluff is a small rounded cliff that usually overlooks a body of water. अब देखो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे पानी फ्लो हो रहा है तो बीच में एक पहाड़ी आ गई छोटी सी, तो छोटी सी क्लिफ आ गई, तो उसको हम कह देते हैं ब्लफ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे ब्रेडेड चैनल्स की। ठीक है, ब्रेडेड चैनल्स क्या होते हैं, देखो ब्रेडेड चैनल्स का मतलब क्या है, जो छोटे छोटे मैंने बताया था ना आइलैंड होते हैं, टेम्परेरी आइलैंड, जिनको हम योट्स कहते हैं। अब योट्स में होती क्या है, जैसे ये आपको देखो यहाँ पे जो रिवर जब फ्लो होगी तो यहाँ पर रिवर जब फ्लो होगी तो इसके कई सारे चैनल्स बन जाएंगे, कई सारे
चैनल्स यहाँ पर बन जाएंगे। एक चैनल ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो इस तरीके से कई सारे चैनल्स इसके बन जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ब्रेडेड रिवर। जब रिवर कई सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है ड्यू टू द स्मॉल आइलैंड, जब बीच में स्मॉल आइलैंड आ जाते हैं तो उनके द्वारा रिवर कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रेडेड रिवर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ए ब्रेडेड चैनल कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क of river channel divided into multiple threads and separated by the small often temporary island is called yachts। तो जो ब्रेडेड रिवर का मतलब क्या है, जब वो कई सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाए तो उसको हम ब्रेडेड रिवर कहेंगे। डेल्टा के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश मैंने पूरी की है आपको हर एक चीज़ में अच्छे तरीके से समझाऊं। तो हमने इस वीडियो में अभी क्या सीखा, हमने इस वीडियो में सीखा कि रिवर जो है इरोजन के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाती है और डिपोजिशन के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।